बच्चों आज हम आईसीएसई हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पढ़ने से पहले जो हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बारी वो देख लेते हैं। लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको 1857 का विद्रोह भी बोलते हैं, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो 1857 की जो क्रांति आई, जो विद्रोह हुआ, उसके क्या क्या कारण थे। तो हमने कितने कारण डिस्कस किए थे? हमने ये 5 कारण डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने पॉलिटिकल कॉज को डिस्कस किया, इसके बाद सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री और इमीडिएट कॉज। ये सारे जो कॉजेस थे ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर रखे हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो पिछले वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो कोर्स ऑफ 1857 का जो विद्रोह था, ओके, वो कैसे एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक स्प्रेड हुआ। यानी हमने देखा था कि ये 1857 का जो विद्रोह था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बहरामपुर यानी वेस्ट बंगाल में, ओके। और ये धीरे धीरे बंगाल, फिर बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, और ये कहाँ तक चला जाता है? दिल्ली तक चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, वो था कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर जो 1857 की क्रांति हुई या जो 1857 का विद्रोह था उसके क्या रिजल्ट निकले, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसमें हमने देखा था कि जो 1857 का विद्रोह था उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो यहाँ पे कंपनी का रूल था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका क्या हो गया था इंडिया में, उसका रूल ख़त्म हो गया था, ओके। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या नहीं करेगी, इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगी। इंडिया को डायरेक्टली कौन कंट्रोल करेगा अभी? जो क्या है, जो ब्रिटेन की क्वीन है, ठीक है, वो क्या करेगी अभी? इंडिया को कंट्रोल करेंगे। कहाँ से बैठ के? इंग्लैंड से बैठ के। इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि जो 1857 की क्रांति हुई ये क्यों फेल कर गया, ओके, यानी फेलियर्स ऑफ 1857, यानी जो 1857 में जो क्रांति हुई, ओके, जो विद्रोह हुआ वो क्यों फेल कर गया। इसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो इंडियंस थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, ओके, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। इसके बाद इंडियंस की कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमने क्या करना है कि जो 1857 का विद्रोह है इसको क्या करना है, हमने मिलकर स्टार्ट करना है ताकि जो इसका इफेक्ट है वो मैक्सिमम हो सके। लेकिन हमने देखा, इसमें यह भी देखा था कि जो 1857 का विद्रोह था, ओके, उसका जो इन्फ्लुएंस का एरिया था वो ज़्यादातर कहाँ पे था? वो नॉर्थ इंडिया में ही था, ठीक है। यानी साउथ में जो 1857 का विद्रोह था उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं था यहाँ पे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया था वो था नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो 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 हिस्टोरियंस हैं उनका क्या मानना है जो 1857 में ये क्रांति हुई थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो यहाँ पे ये क्रांति हुई, ओके, ये इसलिए हुई क्योंकि जो इंडियंस थे वो क्या चाहते थे, यहाँ पे वो यूनाइट होना चाहते थे और वो अपनी कंट्री को फ्री करवाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो 1857 की क्रांति थी वो क्या था, वो जस्ट एक जो वहाँ पे सिपाही थे, ओके, जो यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते थे, जो इंडियन सोल्जर थे, वो उनके द्वारा की गई एक बगावत थी, ओके। तो ये डिफरेंट हिस्टोरियंस के इसमें हमने डिफरेंट व्यूज़ पढ़े थे, ओके। बच्चों लेसन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो देशभक्ति की भावना थी, ओके, वो इंडिया में कैसे ग्रो करती है। इसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने कंसेप्ट देखा था कि जो नेशनलिज्म होता क्या है, ओके, यानी ये देशभक्ति की भावना कब लोगों में आती है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि नेशनलिज्म तब ग्रो करता है जब लोग क्या करते हैं, सेम एरिया शेयर करते हैं, यानी वो सेम एरिया पे रहते हैं और वो क्या करते हैं, सेम लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। और इवन दैट वो कल्चर क्या करते हैं, उनका कल्चर सेम हो, और जो उनके साथ में हिस्ट्री में हुआ है, यानी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी वो क्या करते हो, कॉमन शेयर करते हो। तब लोगों को जाके ये पता चलता है कि हम क्या करते हैं, हम एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, हम एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था लेसन नंबर 2 में, वो किया था कॉजेज़ ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो इंडिया में नेशनलिज्म ग्रो हुआ, ओके, उसके क्या क्या कारण थे। तो हमने
जो ये कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म था, ओके, कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसमें हमने ये 4 मेन कारण डिस्कस किए थे। कौन कौन से मेन कारण डिस्कस किए थे? सबसे पहले हमने किया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ा था, ओके, कि जब लोगों के साथ में ये टैक्स वगैरह रेट्स उन्होंने बढ़ानी स्टार्ट कर दी, तो इसके बाद जो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। ये ब्रिटिश एम्पायर था और उन्होंने क्या सोचा कि अभी तो ब्रिटिश एम्पायर को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड रीजन हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म क्यों ग्रो हुआ, उसमें हम रिप्रेसिव पॉलिसीज, ओके, अडॉप्टेड बाय गवर्नर जनरल्स, यानी इंडिया में जो गवर्नर जनरल थे, ओके, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज वो क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं कि जिससे कि जो इंडियंस हैं, ओके, उनको क्या किया जा सके, उनको दबाया जा सके। इसमें हमने डिस्कस किया था कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हमने डिस्कस किया था, ओके, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इसमें हमने आर्म्स एक्ट के बारे में पढ़ा था, ओके। तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई, ठीक है, यानी जो हमारी सोसाइटी को और जो हमारे जो रिलीजन है उसको सुधारने के लिए, ओके, यहाँ पे कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो सामने आते हैं, ओके, और वो समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे अटैम्प्ट्स किए गए और उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अटैम्प्ट्स है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। हमने ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा था कि ये अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करता है। आर्य समाज हमने डिस्कस किया था। इसके बाद रामा कृष्णा मिशन हमने डिस्कस किया था। इसके बाद जो ज्योतिराव फुले या फिर सत्याशोधक समाज था, ये भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, ओके। तो यानी जो ये वाले टॉपिक्स थे ये हमने किसकी हेडिंग में डिस्कस किए थे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, ओके, यानी धर्म को जो सुधारने के लिए जो लोग सामने आए, ओके, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सामने आए। इसके बाद लास्ट हमने इसमें जो डिस्कस किया था जो कॉजेस था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वो किया था हमने रोल ऑफ प्रेस, यानी जो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स थे, यानी जो मैगजीन्स थी, ओके, जो मैगजीन्स थी उन्होंने क्या किया, कैसे अपना रोल प्ले किया ताकि लोगों में जो देशभक्ति की भावना है उसको क्या किया जा सके, ग्रो किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम पे पहले न्यूज़पेपर आया करते थे, ओके, और डिफरेंट टाइप के मैगजीन्स आया करते थे, सर्कुलर्स जर्नल्स आया करते थे, ओके। उनका मेन पर्पस क्या था कि लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, ओके, जो ब्रिटिशर्स ये न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते आ रहे हैं ताकि लोगों को इनके बारे में बताया जा सके। इसके बाद इसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, यानी कौन कौन सी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी जब कांग्रेस की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, ओके। इसमें हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और भी हमने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और भी बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं हमने आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की, तो वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ओके, कि कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये किसका रिजल्ट था कि लोगों में जब देशभक्ति की भावना जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो पूरे कंट्री को क्या करती हो, रिप्रेजेंट करती हो, ओके। जब लोगों में नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने डिमांड की कि अभी हमें क्या करनी है, ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो इंडियंस की डिमांड है वो किसके सामने रखेगी, ब्रिटिशर्स के सामने रखेगी, ठीक है। थोड़ा कांग्रेस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ओके, वो कब फॉर्म होती है, वो 1885 में जाके क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, ओके। यानी अभी जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी इंडिया पे ये क्या था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया इंडियंस को, ओके, जिसके थ्रू ये क्या जो इंडियंस हैं वो क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, ओके, इस प्लेटफॉर्म का क्या यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं वो किन के सामने रख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रिटिश यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट है, ओके। यानी अभी इंडियंस को क्या मिल गया था, अभी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया था, ओके, कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं इंडियंस की, वो क्या कर सकते हैं, कांग्रेस के थ्रू किसके सामने रख सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एओ ह्यूम होते हैं ये रिटायर्ड क्या थे, ICS ऑफिसर थे, ओके। है तो ये ब्रिटिशर्स थे लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इंडियंस की कि यहाँ पे कांग्रेस को बनने में, ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो ये कांग्रेस क्यों फॉर्म हुई, इसमें जो हमने 2 थ्योरीज डिस्कस की थी।
सबसे पहले थ्योरी तो हमने डिस्कस की थी कि सेफ्टी वॉल क्या होता है, ठीक है। यानी जो ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म था, हालांकि जो ब्रिटिशर्स का मानना था कि हम कांग्रेस को इसलिए बनने दे रहे हैं ताकि हम कांग्रेस को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ओके, ताकि जो इंडियंस हैं उनको क्या किया जा सके, उनको दबाया जा सके, ओके। कैसे दबाया जा सके ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, ये इंडियंस हैं, ओके। आपको पता ही था कि जो कांग्रेस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सीनियर लीडर्स बैठे थे, यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर लीडर भी थे और यहाँ पे सबसे पढ़े लिखे लोग भी क्या थे, कांग्रेस में वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियंस थे, वो तो इतने एजुकेटेड नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। वो तो अगर उनके साथ में कोई अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रही है, ठीक है, यानी कोई सपोज करो कि कोई टैक्स रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोग अभी उनको सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, ब्रिटिशर्स को मारना स्टार्ट करेंगे, ओके। लेकिन जो कांग्रेस थी, यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो इनका मानना था कि नहीं, ब्रिटिशर्स को हमने मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे वो रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, वो टेलीग्राफ इंडिया में लेके आ रहे हैं। इनका मानना था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लोगों को समझाते थे और उनके गुस्से को क्या करते थे, ये शांत कर देते थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था कि हम कांग्रेस को क्या करेंगे, एज ए सेफ्टी वॉल यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड थ्योरी हमने डिस्कस की थी कि जो इंडियन थ्योरी थी, ठीक है। जो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कांग्रेस की जो स्थापना इसलिए की, उन्होंने कांग्रेस की फॉर्मेशन इसलिए होने दी ताकि जो इंडियंस थे उनमें बहुत ही ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी और इतना ज़्यादा जो उनमें देशभक्ति की भावना थी कि जो ब्रिटिशर्स थे अभी उनको क्या नहीं कर सकते थे, कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और अभी उन्होंने क्या कर दिया, जो इंडियंस की डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ओके। और इसी का रिजल्ट ये निकला कि किसकी फॉर्मेशन हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके, वो है हमारे पास कि जो जब ये कांग्रेस थी, जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो ये इनका क्या होता था बेसिकली कि दिसंबर के मंथ में, ओके, हर एक साल मतलब एवरी ईयर्स दिसंबर के मंथ में इनकी क्या होती थी, एक मीटिंग होती थी, ठीक है। और इनका ये रूल था कि जो मीटिंग मतलब एक प्लेस पे होगी है, यानी अगर कोई मीटिंग एक शहर में होगी है तो इसके बाद वो मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो ये क्या था, कांग्रेस का यहाँ पे रूल था। यहाँ पे देखो कब बनती है, ये 1885 में बनती है, ओके। और हमने जो पढ़ना है वो 1885 से लेके, ठीक है, वो हमने कहाँ पढ़ना है, 1885 से लेके 1947 तक, यानी जब तक हमारा कंट्री क्या नहीं हो जाता, फ्री नहीं हो जाता, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। तो सारे के सारे देखो इनका हर एक साल सेशन हो रहा था, यानी 1850 यहाँ पे 1886 में होगा, 87 में होगा, ठीक है। यहाँ पे कितने सेशन हो जाएंगे, तो सारे सेशन जो कांग्रेस के थे वो सारी की सारी मीटिंग्स हमने डिस्कस नहीं करनी है। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करनी है, हमने जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सेशंस थे वो सारे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने लिस्ट बना रखी है यहाँ पे कि जो आपको ये जो एटलीस्ट जो आपको ये सारे नहीं रहते हैं, तो जो मैं बताऊंगा आपको एटलीस्ट वो तो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो जो कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन होता है यहाँ पे वो होता है 1885 में होता है। कहाँ पे होता है, मुंबई में, ये आपको पता ही है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और उस टाइम पे जब ये पहला सेशन होता है तो उनका रूल था कि कोई ना कोई प्रेसिडेंट को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, कोई ना कोई प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, प्रिजाइड करेगा मीटिंग्स को, ठीक है। तो जो पहली मीटिंग थी इनकी, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं वहाँ पे WC बैनर्जी, ओके। और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, जो फर्स्ट सेशन था हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे क्या हुई थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी स्थापना हुई थी, ओके। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या कर दी, यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी, ठीक है। सेकंड सेशन जो हमने डिस्कस करना है वो कब होता है, 1886 में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में होता है। यहाँ पे जो ये सेशन हुआ इसको प्रिजाइड करते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, दादा भाई नारोजी, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारे जो दादा भाई नारोजी थे, यानी जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ पे वो क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद जो 23वां सेशन था, यानी 23rd जो सेशन था कांग्रेस का, वो कहाँ पे होता है, वो कब होता है, 1907 में होता है, ठीक है, यानी 1907 में होता है। ये कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। गुजरात में कहाँ पे, सूरत नाम के प्लेस पे होता है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं रास बिहारी घोष, ठीक है। इसके बाद इस जो सेशन था यहाँ पे, जो 1907 का सेशन था,
इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? इसकी इंपॉर्टेंस ये थी यहाँ पे कि जो कांग्रेस बनती है ना, ओके, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और इसको कहते हैं सूरत स्प्लिट कहते हैं, ठीक है। तो सूरत स्प्लिट आपने ये नाम याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसका जिक्र बार बार आएगा, तो ये आपने याद रखना है। यानी इसमें क्या थी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ओके, 2 गुट्स में डिवाइड हो जाती है। वो आगे हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आपको इतनी याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद जो 26वां सेशन होता है, 26 सेशन होता है कांग्रेस का, वो होता है 1911 में होता है। कहाँ पे होता है ये? कोलकाता, हम पढ़ चुके हैं, ओके। कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में, ओके। यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट बनते हैं वो बिशन नारायण दार बनते हैं, ओके। यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस ये थी कि एक तो यहाँ पे जो नेशनल एंथम था, ठीक है, उसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया, यहाँ पे गाया गया, ठीक है। यानी जो नेशनल एंथम था, जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है, उसको यहाँ पे पहली बार गाया गया, ठीक है, जो जन गण मन है हमारे पास। इसके बाद जो 31 सेशन होता है कांग्रेस का, वो होता है 1916 में होता है। कहाँ पे होता है? लखनऊ में, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी प्रेसिडेंट बनती है वो बनती है अंबिका चरण, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेशन है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 बातें इम्पोर्टेंट हुई, ठीक है। एक तो क्या था यहाँ पे कि जो मुस्लिम लीग होती है, ठीक है, और जो कांग्रेस होती है, यहाँ पे वो मिलके वो सेशन को चलाते हैं, ठीक है। यानी ये क्या था? ज्वाइंट सेशन था कांग्रेस का, किसके साथ में? मुस्लिम लीग के साथ में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट साइन हो गया, ठीक है। लखनऊ पैक्ट ये क्या था आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि ये 31 सेशन होता है, ओके। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और यहाँ पे मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सेशन को क्या करते हैं? प्रिजाइड करते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या था? लखनऊ पैक्ट यहाँ पे क्या हुआ था? साइन हुआ था। ये लखनऊ पैक्ट होता क्या है आगे वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 39th जो सेशन हुआ कांग्रेस का, वो हुआ यहाँ पे 1924 में होता है। और ये कहाँ पे होता है? बेलगांव, यानी ये कहाँ पे है? कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके कन्विंस के लिए मैंने यहाँ पे स्टेट्स भी मेंशन किए हुए हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। और ये जो सेशन था यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? महात्मा गांधी, ठीक है। यानी ये सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो महात्मा गांधी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। और कांग्रेस के जितने भी सेशन होते हैं, ये एक ऐसा सेशन था जिसको कौन चलाते हैं? यहाँ पे गांधी जी चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद गांधी जी क्या नहीं बनते हैं? कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सेशन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। इसके बाद जो 44th जो कांग्रेस का सेशन होता है वो 1929 में होता है। कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने? क्योंकि इसको जो प्रिजाइड करते हैं, इस यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन बनते हैं? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो होती है कि यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज है, ठीक है, उसकी डिमांड रखते हैं इंडियंस। यानी अभी इंडियंस का मानना था कि अभी हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अभी पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, ठीक है। एक तो ये डिमांड इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। दूसरा यहाँ पे कि क्या था कि जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट थी जो गांधी जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक इसके लिए ये सेशन क्या होता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो 1929 का सेशन हुआ था। एक तो इंडियंस क्या करते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। दूसरा यहाँ पे सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी। ये सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट होती क्या है? नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये 2 सेशन आपने याद रखने हैं, ठीक है, 51 और 52, यानी ये दोनों ही कब होते हैं? 1938 में होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? एक हरिपुरा में होता है गुजरात में, और एक दूसरा शहर में होता है त्रिपुरी, ये भी कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल लीडर थे, हमने डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, सुभाष सिंह चंद्र बोस के बारे में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, दोनों ही सेशन में प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से ये काफ़ी ज़्यादा क्या थे? रेडिकल लीडर थे, तो इसलिए सेशन क्या था? इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपके अगर सारे के सारे सेशन नहीं याद रख सकते हो तो एटलीस्ट आप एक तो ये वाला सेशन याद रख लो, आप 1929 वाला इम्पोर्टेंट सेशन याद रख लो, एक आप ये 1916 वाला याद रख लो, और एक ये फर्स्ट सेशन होता है ये वाला याद रख लो, और एक ये सुभाष चंद्र बोस क्या बनते हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। एक ये 4 तो सेशन आप याद रख ही लो, इसके अलावा आपकी मर्जी है, ओके। तो ये हमने पढ़ा था कांग्रेस के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 3 के बारे में। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ICSE हिस्ट्री का लेसन नंबर 3।
जिसका नाम है फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस लेसन में हम पढ़ेंगे बहुत ही सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। और उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो असर्टिव नेशनलिस्ट फेज था, ठीक है, उनमें ये इनको क्यों कहते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी फॉर्मेशन हो रखी थी कब, 1885 में इसकी फॉर्मेशन हो गई थी, ओके। 1885 से लेके 1907 तक इस पीरियड में जो कांग्रेस को जो लोग चलाते हैं उनको क्या कहते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद कांग्रेस को 1907 से लेके, ओके, जो 1916 इस पीरियड तक जो कांग्रेस को जो लोग चलाते हैं उनको क्या कहते हैं, असर्टिव नेशनलिस्ट कहते हैं, या फिर इस पीरियड को क्या कहते हैं, असर्टिव फेज कहते हैं। ये हमने इनमें क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके अर्ली नेशनलिस्ट थे इनको एक और नाम से जानते थे, इनको क्या कहते थे ना, मॉडरेट्स कहते थे, ठीक है। और जो आपके पास ये असर्टिव नेशनलिस्ट थे इनको क्या कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट भी कहते थे, ठीक है। इनको मॉडरेट्स इसलिए कहते थे क्योंकि जो इनका नेचर था, ठीक है, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा शांत था, ओके। ये बेसिकली क्या करते थे, इनका ये मानना था कि हमने क्या करनी है, वायलेंस नहीं करनी है, हमने ब्रिटिशर्स को मारना नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, हमें उनके आगे हम क्या करेंगे, अपनी कंप्लेंट्स वगैरह रखेंगे और जो ब्रिटिशर्स हैं फिर क्या करेंगे, वो हमारी कंप्लेंट्स को सुनेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इनके नेचर में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट थे या फिर असर्टिव नेशनलिस्ट थे, वो उनका मानना था कि अगर जो ब्रिटिशर्स हैं अगर वो हमारी डिमांड्स वगैरह नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वायलेंस करेंगे, ठीक है। अगर इनका मानना था कि जो अगर ये हमारी डिमांड्स वगैरह पूरी नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अगर ये इंडियंस को मारें तो हम भी क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को मारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये इनके नेचर में डिफरेंस था। यानी ये क्या थे, मॉडरेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शांत नेचर था, और इनको एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ये असर्टिव थे। यानी ये अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए अगर इनको वायलेंस भी करना पड़े तो भी ये क्या करेंगे, वायलेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कि वायलेंस किस में मना था करना, ये असर्टिव नेशनलिस्ट ये वायलेंस के फेवर में नहीं थे, ठीक है। इसके बाद जो उनकी डिमांड्स थी आपके, जो ये अर्ली नेशनलिस्ट क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते थे, ठीक है। यानी जो ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था इंडियंस के लिए, उसमें ये क्या चाहते थे, उनमें ये इम्प्रूवमेंट चाहते थे, उनमें ये कुछ चेंजेस चाहते थे, ठीक है। वो चेंजेस क्या थे, देखो सबसे पहले जो ये चाहते थे, जो यहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं ना, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, ठीक है, उनको जो ये यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है उसमें जो हायर ऑफिसर पोस्ट हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 में किया था कि जो इंडियंस थे उनको जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती थी वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की जाती थी, ठीक है। यानी जो ऑफिसर लेवल की पोस्टें थी वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स क्या कर सकते थे, अपॉइंट किए जा सकते थे, इंडियंस को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता था। तो अर्ली नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि ये जो सिस्टम हो रहा है, ये चलता आ रहा है, इसको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ठीक है। ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं, पढ़े लिखे इंडियंस हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको भी जो हाई लेवल की पोस्टें हैं वो हैंड ओवर की जाए और इंडियंस को वहाँ पे अपॉइंट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये चाहते थे कि हमें क्या लेना है, स्वराज लेना है, ठीक है। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या चाहते थे, सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, ठीक है। यानी ये चाहते थे, जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं अगर वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स ओके, उनको करने दो। अगर वो इंडिया को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हो तो उनको करने दो। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी इंडियंस के लिए, ठीक है, उसको कौन चलाएंगे, उसको इंडियंस ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे, ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। यानी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं इंडिया पे, अगर वो यहाँ पे इंडिया पे कब्जा करके बैठे हैं तो बेशक बैठे रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कौन चलाएंगे, इंडियंस चलाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट। तो असर्टिव नेशनलिस्ट क्या चाहते थे, ये सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इनमें डिफरेंस था वो था वर्क विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, ठीक है। जो आपके ये जो
अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स ने क्या बनाए हुए हैं, जो उन्होंने कानून बना रखे हैं, उनको हमने क्या नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है। इज़ इट क्लियर कि जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, उनको हमने ब्रेक नहीं करना है, उनको तोड़ना नहीं है। उन लॉज के अंदर रह के हमने क्या करने हैं, जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ उसके अंदर हमने चेंजेस लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। इनका मानना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वहाँ पे लॉ ब्रेक करने पड़े तो वो हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इन्होंने कौन से मेथड यूज़ किए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, यानी वो मेथड यूज़ किए जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता है। जैसे कि बायकॉट हो गया, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस हो गया। ये बायकॉट क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, आने वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, वहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायकॉट का मीनिंग ये होता है कि सपोज करो यहाँ पे क्या है कि कोई ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। सपोज करो वो किसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट बना रहे हैं ब्रिटिशर्स हैं जो। तो इंडियंस अगर सॉल्ट का बायकॉट कर देंगे, इसका मतलब ये है कि इंडियंस क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स ये सॉल्ट बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं यहाँ पे, इंडियंस क्या करेंगे, उनको बाय ही नहीं करेंगे, इंडियंस उनको परचेज ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो इंडियंस इसका बायकॉट कर देते हैं सॉल्ट का, तो हार थक के जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या चले जाएंगे, इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, बायकॉट, ओके। ये पैसिव रेजिस्टेंस का मानना ये है कि यहाँ पे हमने ब्रिटिशर्स का क्या करना है, विद्रोह का मतलब इनको उनका हमने विरोध करना है। अगर वो कोई पॉलिसी लेके आते हैं तो हमने वो अडॉप्ट नहीं करनी है। अगर वो कोई नया लॉ लेके आते हैं, हमने वो क्या करना है, फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यानी हमने फाइट नहीं करनी है, हमने क्या करनी है, पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी फाइट नहीं करनी है, लेकिन वो लॉ लेके आ रहे हैं उनको फॉलो भी नहीं करना है, ओके। तो ये जो कंसेप्ट था आपका पैसिव रेजिस्टेंस का कंसेप्ट था, ठीक है। तो पैसिव रेजिस्टेंस होता क्या है कि अगर कोई मान लो ब्रिटिशर्स हैं, अगर वो कोई नया लॉ लेके आ रहे हैं, कानून लेके आ रहे हैं, तो हमने इसको फॉलो ही नहीं करना है। बायकॉट क्या होता है, जब आप कोई चीज़ यूज़ करने से मना कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स सॉल्ट बना रहे थे, तो इंडियंस ने क्या किया, इसका बायकॉट कर दिया, यानी इसको यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है इस टॉपिक में कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उनमें कौन कौन से लीडर्स थे यहाँ पे, जो जिनका नाम आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने याद रखना है WC बनर्जी का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है, तो याद रखना है ये। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। ये सारे के सारे लीडर थे, वो किससे बिलोंग करते थे, अर्ली नेशनलिस्ट फेज से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे लीडर्स आते हैं आपके, जो आपने असर्टिव फेस होता है, इसमें जो लीडरों ने ये क्या किया, यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो यहाँ पे आपने 4 इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्रोनियम याद रख सकते हो, यहाँ शॉर्टकट ट्रिक है कि लाल बाल पाल, ठीक है। लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक, और पाल स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद चौथा नाम याद रखना है आपने अरविंदो घोष का, ठीक है। ये क्या थे, काफ़ी ज़्यादा रेडिकल लीडर्स थे, यानी ये क्या चाहते थे, ये बहुत ही खतरनाक बंदे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स भी क्या करते थे, इससे बहुत ज़्यादा डरते थे। अरविंदो घोष है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने डिफरेंस याद रखना है कि ये जो आपके अर्ली नेशनलिस्ट थे, यहाँ पे जो लोग काम करते थे, और जो अर्ली नेस्ट यहाँ पे थे, उनमें ज़्यादातर थे, उनमें से कोई जमींदार था, ठीक है, और ज़्यादातर लॉयर्स थे, बैरिस्टर थे, टीचर्स थे, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, या फिर कोई जैसे कि क्लर्क वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग काम करते थे, ओके, वो ज़्यादातर जो लोग काम करते थे वो कहाँ से थे, वो सोसाइटी के हायर लेवल से बिलोंग करते थे, ठीक है। जैसे कि लॉयर हो गया, या फिर कोई ऑफिशियल्स हो गया। अगर हम बात करते हैं कि जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उनमें भी जो थे मिडिल क्लास के जो काम करने वाले थे, ठीक है, जैसे कि फार्मर्स हो गया, ओके, वो यहाँ भी थे, जो एजुकेटेड थे, ठीक है। यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग भी थे, और यहाँ पे जो मासेस थी, मासेस मतलब जो कॉमन पीपल्स होते, जो आम लोग थे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, यहाँ पे बहुत सारे आम लोग थे, ओके। इसके बाद जो ये नेक्स्ट डिफरेंस जो आप लोगों ने याद रखना है, वो है आपके पास कि जो ये अर्ली नेशनलिस्ट थे, ये रॉयल टुवर्ड ब्रिटिशर्स थे, यानी ये क्या थे, ब्रिटिशर्स के बहुत ही ज़्यादा वफादार थे, ठीक है। वफादार का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो कोई भी ब्रिटिशर्स पॉलिसी लेके आते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, उनको फॉलो करते थे। और अगर कुछ भी मान लो ब्रिटिशर्स ने कोई इंस्ट्रक्शन देते थे, तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि वो फॉलो करते थे। वो कहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल
जो ड्यूटी है हमारी वो तो हमें पूरी करनी है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाना है, हमने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या करते थे ये, इसीलिए ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाते थे, ठीक है, और ना ही ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए ये तैयार थे, क्योंकि ये ब्रिटिश के क्या थे, काफ़ी ज़्यादा वफादार थे, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स हैं, अगर वो इंडिया में रहेंगे तो वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट का काम जारी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम असर्टिव नेशनलिस्ट की बात करें तो नॉट रॉयल टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, यानी जो हमारे पास असर्टिव नेशनलिस्ट थे ये क्या थे, कोई वफादार नहीं थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। अगर इनका मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं या फिर कोई ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जिसका लोगों का भला नहीं होगा, तो ये क्या करते थे, उसका बायकॉट कर देते थे, ठीक है। आगे समझाता हूँ कि बायकॉट क्या होता है और जो पैसिव रेजिस्टेंस क्या होती है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।